इस वजीर आज़म में पुराने वजीर आज़म में फ़र्क भी मुझे नज़र आ रहा है। इस वजीर आज़म ने अभी तक कोई बात ही नहीं की, ये इतने होशियार वजीर आज़म है। अदालत से आने वाला फैसला वो हो जो अवाम तस्लीम करे। जो लोग अपनी जानें सियासी अमल में कुर्बान करने को खतरा नहीं समझते, वो तो कोई क्या खतरा समझेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग क्रॉसफायर। मैं हूं मेहर बुखारी। अदालत बज़िद थी कि इसके हुक्म पर अमल हो और फौरी तौर पर हो। वज़ीर आज़म जहां अदालत के एहतराम में बिछे जा रहे थे, वहीं मजीद वक्त के तलबगार भी थे। बात संजीदा थी, माहौल भी कसीफ था, मगर अदालत की दिलजोई और वज़ीर आज़म की नरम जोई ने माहौल की हिजान अंगेजी को जरा कम कर रखा। वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ अपने पेशरो जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी के मुकाबले में अफ़ाम और तफ़हीम के कायल रहे। आपने भी सुना भी और कहा कि वो खुद इस तमाशे को ख़त्म करना चाहते हैं, उन्हें मुशावरत का मौका दिया जाए। अपने हुक्म पर अमल दरामद करवाने पर तुली हुई अदालत ने कमाल करते हुए वज़ीर आज़म को 18 सितंबर तक मोहलत दे दी, यानी कि 22 दिन मजीद दे दिए। कुछ वज़ीर आज़म ने दरमियानी रास्ते की बात की, कुछ अदालत ने अपने हुक्म को बेज़र कहा और यूं मुमकिन महाज़ाराई टल गई। अब क्या सराइयाँ की जा रही हैं एज ऑलवेज कि 18 सितंबर को क्या होगा। 18 सितंबर के बाद वज़ीर आज़म स्विस हुकाम को ख़त लिख देंगे। ये नवीद सुनाने वाले और कोई नहीं, मंजूर वसान साहब ही हैं कि जिनको अक्सर बिगड़े हालात में कुछ अच्छा होने का ख्वाब आ जाता है। अब ना जाने वो ये बयान अपनी किसी ख्वाब के जोर पर दे रहे हैं या फिर ये पार्टी पॉलिसी है। कुछ वाक़फ़ान हाल ये भी कहते हैं कि हुकूमत ख़त लिखने को तैयार है, मगर इसमें सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का नाम शामिल नहीं होगा और इस पर अदालत को भी एतराज़ नहीं होगा, क्योंकि अदालत इस पर भी अपनी रजामंदी जाहिर कर चुकी है। मगर सवाल तो ये है कि हुकूमत आखिरी वक्त में ख़त क्यों लिखेगी? क्या अब ख़त लिखने के मतालिब तब्दील हो चुके हैं? क्या अब ख़त लिखना बेनज़ीर भुट्टो के ट्रायल के मुतरादिफ नहीं है, उनकी कब्र के ट्रायल के मुतरादिफ? अब कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं नाजरीन के बाद तो दरअसल कुछ भी ना थी, मगर किसी शातिर ने धुएं की एक दीवार सामने खड़ी करके अपना कोई काम निकाला जो निकल गया। इन सारे नुकात और अदालत और हुकूमत की मुमकिन इक़दामात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर लीडर पीपल्स पार्टी ऑफ फेडरल मिनिस्टर नज़र मोहम्मद गोंदल साहब हमारा साथ दे रहे हैं, सेनेटर हाजी अदील साहब सीनियर लीडर हैं एनपी के, और नसीर भुट्टा साहब MNA हैं मुस्लिम लीग नूर के। जस्टिस रिटायर्ड सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब भी रोशनी डालेंगे आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू क्रॉस फायर। हमारे साथ नज़र मोहम्मद गोंदल साहब मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के सीनियर तरीन रहनुमा हैं, वफाकी वजीर भी हैं, हमारा साथ दे रहे नसीर भुट्टा साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, और MNA भी हाजी अदील साहब सीनियर लीडर हैं, ANP के एक्टिंग प्रेसिडेंट भी हैं। जस्टिस रिटायर्ड सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक चीफ जस्टिस रह चुके हैं पाकिस्तान के। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। गोंदल साहब आप ही से आगाज़ करूँगी, पहले तो रोशनी डाल दीजिए इस बात पर कि क्या पॉलिसी तब्दील हुई है पीपल्स पार्टी की, क्योंकि अब ये बातें भी हो रही हैं आपके अपने रैंक्स में, मंसूर वसान जैसे लोग भी कह रहे हैं कि ख़त अब लिख दिया जाएगा 18 सितंबर तक। देखो मैं बहुत शुक्रिया, हमने हमारा पहले जो मौक़िफ़ था वो भी तकरीबन यही था कि ख़त लिखना मसला नहीं है, मसला है आइन का। हमारे जो ज्यूरिस्ट हैं, हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो हमारी राय गलत हो सकती है, लेकिन हमारी एक राय है कि हमें आइन रुकावट है ख़त लिखने में। आज भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो स्टेटमेंट दी है वो यही थी कि हम इसका सॉल्व करना चाहते हैं और पहले दिन से सॉल्व करना चाहते हैं, और ये आज भी हम उस बात पे कायम है कि हम नहीं चाहते कन्फ्रंटेशन करना। और यही वजह है कि हमने अपना एक प्राइम मिनिस्टर, पहले हम एक ने प्राइम मिनिस्टर की जान दी, अब एक प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई किया, लेकिन हमने कन्फ्रंटेशन की पॉलिसी नहीं साहब अगर आप इजाज़त दें, आज भी हमने अगर आप इजाजत दें, आप कहते हैं कि आइन रुकावट है खत लिखने में, जबकि जस्टिस खोसा साहब बारहा ये इस आज की पेशी से पहले 2 पेशियों पहले भी अटॉर्नी जनरल को कह चुके थे कि खत लिखना जो है वो आइन के तसादुम में आइन को नहीं लाता, क्योंकि ना सदर मुमलिकत का नाम उसमें लिखना है, ना किसी शख्स का आपने लिखना है, ना उसके अंदर किसी मुकदमे का जोर डालना है। आपने बस ये लिखना है कि जो मलिक कयूम ने खत लिखा था हम उसे रिवर्स करते हैं। तो ये आइन को के खिलाफ किस तरह जाता है, बस इसके ऊपर वजाहत कर दीजिए। एक मसला मैं हमेशा मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं ज़रूर अर्ज़ करूं कि कौमों में जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी या नंबर 1 इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है स्टेट, और स्टेट के बाद आपका आता है आइन, आइन के बाद आपकी आती है पार्लियामेंट,
पार्लियामेंट के बाद बाकी आते हैं सारे इदारे। अब आइन और है, और ये जो रूलिंग्स हैं जो डिफरेंट टाइम में डिफरेंट मौके पे मुख्तलिफ जुडिशरी जो है वो एक रूलिंग देती है। रूलिंग्स तो यकीनन ये इस बात की शायद कोई गवाही देती होंगी या तकाजा करती होंगी कि ये आइन के मुतसादम नहीं है ख़त लिखना, लेकिन आइन की एक अपनी हैसियत है। और मैंने ये भी देखा है पीपल पार्टी में जो भी फैसले हुए हैं, जो रूलिंग्स हुए, मैं रूलिंग्स की बात कर रहा हूँ, उन रूलिंग्स को मसलन जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जो मर्डर पे या हम फांसी की या शहादत कहते हैं, जो रूलिंग आई वो वापस हुई, उसके अगेंस्ट रूलिंग आई। नुसरत भुट्टो के केस में ज़ियाउल हक का जो लॉ ऑफ नेसेसिटी को अदालतों ने जिसको जायज़ करार दिया था, नुसरत भुट्टो के केस में उसी ज़ियाउल हक को गासिब करार दिया गया। और मैं आज भी जब आज ये रूलिंग आई थी गिलानी साहब की डिस्क्वालिफिकेशन की, तो हमने कहा था कि हमारी रिजर्वेशन है कि ये फ़ैसला आइन के मुताबिक नहीं है, लेकिन हम मानते हैं। आज मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से ये कहना चाहूँगा कि एक वक्त आएगा जब इसी फैसले के ख़िलाफ़ एक और फैसला आएगा जिसमें कहा जाएगा कि ये फ़ैसला दुरुस्त और आइन के मुताबिक नहीं था। अब रहा आपका सवाल। मैंने ये नहीं कहा कि हमारा मौक़िफ़ 100% दुरुस्त है, लेकिन हमारी एक राय है कि आइन जो है वो इम्यूनिटी देता है प्रेसिडेंट को, और इस पे हमारी रिजर्वेशन या हमारी एक राय है। मगर ये तो और मैं बात समझ रही हूँ आपकी। एक मिनट जी, अगर मेरी मुकम्मल कर लें आप तो समझ लें, लेकिन मुमकिन है जो सुनने वाले वो ना समझ सकते हूँ। आप और मैं रोज डिस्कस करते हैं। आपने इतनी मुश्किल फिलॉसफी बयान करनी शुरू कर दी है और इतनी जबरदस्त किस्म की इंटरप्रिटेशन शुरू कर दी है कि वाकई हमें नहीं समझ आ रही। हम आपसे सुनते रहते हैं ना, आप जूरिस्ट लोगों से हम सुनते हैं, समझ ही नहीं आ रही कि किस तरह की इंटरप्रिटेशन हो रही है। मेरी इंटरप्रिटेशन, इसलिए इंटरप्रिटेशन का जो है ना उसकी भी मैं मिसाल देना चाहता हूँ। कोई मेरे पे फतवा ना दे दे। कुरान पाक और है और तफसीर और है, आइन और है, इंटरप्रिटेशन और है। तो भुट्टो साहब हमारे राय में हम इसलिए आज प्राइम मिनिस्टर ने कहा है जी हम कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे, अच्छा। मसले को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब यही बात मैं समझना चाह रही हूं गोंदल साहब, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। जो आइन दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग हैं, हम ये चाहते हैं कि आइन के पैरामीटर में रहकर ये बात तय करें। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आप जरूर कहिए, खत्म कीजिए अपनी बात जी। आखिरी जुमला कह के मैं फ्लोर दूंगा अपने भाई को कि आपने जो शुरू में कहा था कि खत वत का इशू नहीं था, कोई खेल खेलने वाले खेल खेल गए और 4.5 साल। मैं आपसे 100% इत्तेफाक करता हूँ कि खत वत का इशू नहीं था, ये मसला इम्यूनिटीज वाज़े थी, ये वो खेल खेल गए कि 4.5 साल इस अवामी हुकूमत को, जो हम कहते हैं कि जमहूरियत के खिलाफ साजिशें हैं, जमहूरियत को रोके रखा, काम नहीं करने दिया, कौम की तवक्कुआत पे यकीनन हम पूरा उतरना चाहते, बहुत कुछ किया भी, लेकिन जो हम चाहते थे वो हम नहीं कर सके। उसकी वजह यही था कि खत वत का इशू नहीं था, खेल खेलने वाले खेल खेलते रहे। और मेरा ख्याल में आप भुट्टो साहब भी मुतमिन होंगे कि 4.5 साल काफ़ी इन्होंने हमें रखा, लेकिन रिकॉर्ड ये है कि हमने उसके बावजूद इनकी तमाम सूबाई हुकूमतों से, इनके तमाम जो बड़े चैंपियन हैं उनसे बेहतर काम किया। मेरी मुराद खेल खेलने वालों से और थी, शायद आपकी और है। मेरी इतलात के मुताबिक सदर मुमलिकत ने कल रात को कह दिया था जो बिल्कुल सदर मुमलिकत की जो मेरे पास इतलात है, कल रात तक उन्होंने कहा था कि खत लिख दिया जाए। अब तो वक्त भी गुजर गया, मगर इसके ऊपर पहले बहस करेंगे अगर इजाजत दे। हाजी साहब मैं आपकी जानिब आती हूँ, क्योंकि गोंदल साहब ने और वजीर आजम ने भी आज अदालत में खड़े होकर दरमियानी रास्ते की बात की, और जस्टिस खोसा ने भी इस दरमियानी रास्ते की पहले भी बात की थी, अटॉर्नी जनरल ने भी इस बात को दोहराया था 2 हफ्ते पहले। मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि जस्टिस खोसा का ये कहना था क्योंकि एक दफ़ा अदालत अपना फैसला दे चुकी है, हम ट्रैक बैक या पीछे विड्रॉ नहीं कर सकते। हर एक के लिए एक ही जस्टिस सिस्टम है, मगर क्योंकि सियासतदान फ्लेक्सिबल होते हैं, उनमें लचक होती है, तो आप ही कोई रास्ता निकालिए। तब अटॉर्नी जनरल को ये कहा गया था 2 से 3 हफ्ते पहले। देख हम ये रहे हैं हाजी साहब कि अभी भी अदालत ही लचक दिखा रही है, सियासतदान नहीं दिखा रहा। अब फिर से 22 दिन और मजीद मिल गए हैं राजा परवेज अशरफ साहब को, जबकि पहले की एक रूलिंग के अंदर कह चुकी थी सुप्रीम कोर्ट कि आप कोई मुशावरत नहीं करनी, बस अमल दरामद कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, तारीखें तो अदालत देती हैं, अदालत तो दहशतगर्दी के मुजरिमों को भी तारीखें देती हैं। कोई तारीख देना कोई ऐसी बात नहीं है। आप हमारी अदालतों का रिकॉर्ड निकालें, बाज़ केसें हैं, दीवानी केसेस हैं, मेरे ख्याल में उन पे कई अशरे गुजर चुके हैं, तारीखों पे तारीखें पड़ती हैं।
कभी जज साहब नहीं होते हैं और कभी वकील नहीं होता है और कभी गवाह नहीं होता है। ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। अब एक बात मैं आपसे कहूँ जो मुझे समझ नहीं आ रही है, जनाब जस्टिस साहब भी यहाँ बैठे हैं। गिलानी साहब एक वज़ीर आज़म थे जिनकी एक अपनी काबीना थी और उनकी एक अपनी हुकूमत थी। उन्हें सही या गलत जैसा भी, क्योंकि अटॉर्नी जनरल आज भी यही कहते हैं कि उनका निकाला जाना आइन की खिलाफ वर्जी हुई है, उन्हें हटा दिया गया। अवाम के मुंतखब नुमाइंदे थे, फिर और अवाम के मुंतखब नुमाइंदों ने मुत्तफ़िका तौर पे उनको वज़ीर आज़म मुंतखब किया, उन्हें हटा दिया गया, वो चले गए। अब एक नया वज़ीर आज़म आया है, उसे अवाम के मुंतखब नुमाइंदों ने मुंतखब किया है, अब उसकी एक नई कैबिनेट है। अब ये सारा सिलसिला, ये वो जज तो नहीं है कि वो पिछले बेंच में भी बैठे हुए थे, इस जज में भी बैठे हुए हैं। अब बिल्कुल एक नया हुकूमती सेटअप सामने आया है। आप उस दोनों में कोई कंटिन्यूटी नहीं है कि चूँकि उनको ये कहा गया, उनके मुतल्लिक़ ये फैसला किया गया। मैं तो कानून का माहिर नहीं हूँ, लेकिन मैं समझता, मेरी अकल मानती नहीं है कि एक नया शख्स, नया वज़ीर आज़म और नई कैबिनेट और नई हुकूमत आई है। अब इस हुकूमत को भी तो कुछ वक्त देना चाहिए ना। अगर हाजी साहब ये बात जरूर पूछ लेते हैं जस्टिस साहब से, मगर माजरत के साथ फैसले तो ऐवान सदर में ही होते हैं ना। कल भी तो बड़ा इजलास जो है ऐवान सदर में ही हुआ है कि पेश होना है कि नहीं होना। मेरी बात मुकम्मल होने दें। आज़म कौन से फैसले करते हैं? मेरी बात आप बुलाती हैं तो फिर बात तो सुना करें, आप जरूर मुकम्मल कीजिए, दरमियान में रुक जाती हैं। मेरी बात, दूसरी बात यह है, मैं तो बड़ी मुद्दों के बाद इस अदालत में गया, अदालतों के लिए हम लड़ते रहे सड़कों पे, 50 आदमियों की शहादत भी दी। एक मुझे जो समझ नहीं आती है कि इनका जो, हमें इन जजों के नाम तो आते हैं कि अखबारों में आते हैं, हम इनकी शक्लें नहीं पहचान सकते हैं। तो इसमें क्या कि जज के यानी अदालत के एहतराम में क्या कमी आएगी कि हर जज के सामने उनके नाम की प्लेट होनी चाहिए और वो फिर ज़रा कुछ ऊंचा बोलें ताकि हम सुन सकें। और तीसरी बात यह है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब वो दाखिल हों किसी मजमे में, किसी मस्जिद में, तो उनके लिए इन्हें खड़ा हो गया है। ये जजों ने क्या रवायत बना रखी है कि सब लोग खड़े होंगे और 5 वो तिरादार चपरासी जो होंगे यूनिफॉर्म पहन के उनकी कुर्सी आगे पीछे करते रहेंगे। दिस इज़ वेरी इंसल्टिंग, ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। मुझे तो ये आज मैंने महसूस किया। हाजी साहब, ऑनेस्ट टू गॉड, राइट प्रोटोकॉल बना रखा है। बात चली गई है। हाजी साहब, आप गुस्सा किधर है, गुस्सा निकाल कहाँ रहे हैं? अब मुझे जरा मौका दीजिए। नहीं, मैं सच कहता हूँ, हकीकत ये है। अच्छा, मैं तो उठ के कहना चाहता था कि जज साहब, चलिए, दैट्स बिसाइड्स द इशू। द कोड ऑफ कंडक्ट ये कुर्सी खींची जाएगी और कुर्सी रखी जाएगी, पे एक और शो कर लेंगे। रवायत छोड़े, इस्लाम में ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए, बाद में बात कर लेंगे तो उसके लिए कुर्सी आगे पीछे की जाए, ये बाद में बात कर लेंगे। जस्टिस साहब, आपने हाजी साहब की बात सुनी है। एक बुनियादी नुक्ता जो बार बार अब उठाया जा रहा है, जिससे बहुत से लोगों को एक किस्म की सुख का सांस भी मिल रहा है कि शायद महाजराई अब नहीं होगी, वो ये है कि दरमियानी रास्ता निकाल लिया जाए, पार्लियामान के असूलों से भी मुतसादम ना हो, अदालत की भी रिस्पेक्ट अपनी जगह कायम रहे। ये दरमियानी रास्ता है क्या? क्या ख़त लिखने से कोई फरार मुमकिन है जस्टिस साहब? मैं समझता हूँ कि ये दरमियानी रास्ते को इस तरह आप ना करें कि कोई इसमें कोई और नई शोशा निकाला जाए, इस खत को लिखने को ख़त्म कर दिया जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। देखिए, जो अदालतें होती हैं वो कंसिस्टेंसी पे, उसूल पे पाबंद रहती हैं, वो कंसिस्टेंट होती हैं और वो एक दफ़ा जो फैसला कर देती हैं तो उस पर अपने फैसले के ऊपर पाबंद रहती हैं। वो उसको आमतौर से रिव्यू नहीं करती जब तक कि कोई प्रॉपर रिव्यू ना आए और रिव्यू के अंदर कोई उस फैसले को उलट न दिया जाए। जब तक वो फैसला उलट नहीं जाता उस वक्त तक वो फैसला अपनी जगह कायम है और एक फैसला आपके सामने मौजूद है तो एक ही नौइयत के वाक़यात के ऊपर एक फैसला मौजूद है, तो उसी नौइयत के वाक़यात के ऊपर। तो जस्टिस साहब, फिर जज साहिबान का क्या मतलब होता है जब वो कहते हैं कि कोई दरमियानी रास्ता निकाल लिया जाए या सियासतदान लचक दिखा दें? व्हाट डज दैट मीन? कोई बेहतर हल? आज राजा परवेज अशरफ ने भी कहा, व्हाट इज बेहतर हल, व्हाट इज अ बेटर सॉल्यूशन? द सिंपल सॉल्यूशन इज राइट द लेटर। बात ये है, बिल्कुल लेटर का तो इट इज नॉट अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्प्यूट एट ऑल। देखिए, आप एक बात समझ लें, जो ऑर्डर जिसके तहत ये खत लिखना है वो एक ऐसी बेंच ने पास किया था जिसके 17 जज उसके रुकन थे। तो मौजूदा जो बेंच है इसमें 5 जजेस बैठे हैं
जो इसको इम्प्लीमेंटेशन बेंच कहते हैं हम, तो इस बेंच के पास ये अख्तियार नहीं है कि उस ऑर्डर के अंदर जो कि 70 रुकनी बेंच ने पास किया है उसमें किसी किस्म की तरमीम तरतीब या उसको रद्द-बदल कर सके। तो इसलिए उसमें तो कोई रद्द-बदल होने का कोई इम्कान नहीं है। रहा बात दरमियानी उसका, तो ये बिल्कुल सही बात है। दरमियानी रास्ता तो सियासतदान निकालेंगे जिनके मुतालिक ये कहा जा रहा है कि ख़त लिखा जाए, वही कोई रास्ता सजेस्ट करेंगे कोर्ट के पास। और जहाँ तक जस्टिस साहब, आपकी आवाज़ में ज़रा आवाज़ आपकी टूट रही है। मैं एक छोटा सा वक्फा लेती हूँ, आपके पास फिर से आती हूँ। भुट्टा साहब से भी पूछते हैं कि क्या इस बंदूक में एक ही गोली थी, क्योंकि अब लोग कह रहे हैं कि बहुत लचक जो है वो अदालत की जानिब से नज़र आ रही है, सियासतदान की जानिब से नहीं। और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का आज कहना था मोहलत पे मोहलत, मोहलत पे मोहलत, ये मुल्क के साथ एक मजाक हो रहा है। अगर ये मजाक है तो फिर किस तरह बढ़ा जाए, किस तरह हल की जानिब जाया जाए? एक छोटे से वक्फे के बाद फिर हाजिर होंगे। स्टे विद अस। एतजाज़ एहसन साहब का ये गिला शिकवा है कि उनके क्लाइंट यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का के केस का फैसला उजलत में किया गया और अब लग रहा है कि अदालत मोहलत दे रही है राजा परवेज़ अशरफ साहब को। सवाल यही उठता है कि फ़ैसले ख़त लिखने ना लिखने के तो सारे ऐवान सदर में ही होते हैं और पिछले 500 साल से बकौल एतजाज़ एहसन साहब किसी भी सदर का ट्रायल, सिटिंग प्रेसिडेंट का ट्रायल नहीं हुआ। मगर जस्टिस खोसा फिर भी बारहा ऑन रिकॉर्ड ये कह चुके हैं कि ये हमारे सदर भी हैं, तो बात को ट्विस्ट ना किया जाए। मैं भुट्टा साहब आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि नवाज शरीफ साहब बार बार कहते हैं मुल्क के साथ मजाक हो रहा है, ये बार बार मोहलत देना, बार बार मोहलत देना, यानी कि अब आप क्रिटिसाइज अदालत को कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि अब ये तलवार चल जाए, फिर से उसी बंदूक से दूसरी गोली भी चल जाए। हम चाहते हैं बुनियादी तौर पे अदालत का एहतराम किया जाए। और ये जो बार बार कहते हैं कि हम अदालतों का एहतराम करते हैं, हम अदालतों में चल के जाते हैं, हम अदालतों के पास जाते हैं, हम कहते हैं कि सिर्फ ये ज़बानी जमा खर्च नहीं होना चाहिए। जज साहिबान ने भी कहा अदालत में पेश होना एहतराम नहीं है, अमल दरामद करना एहतराम है। मगर अब आप क्या चाहते हैं? आपका सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है क्या? क्यों कहा आज मियां साहब मोहलत पे मोहलत, मोहलत पे मोहलत दिए जा रहे हैं? कौम के सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। इसको सिविल केस बना दिया गया है। बार-बार वोट पीपल्स पार्टी को। क्रिमिनल केस, इट्स अ क्रिमिनल कंटेम्प्ट, इट्स अ सिविल कंटेम्प्ट, इट्स अ जुडिशियल कंटेम्प्ट। ये कंटेम्प्ट का एक मंबा है और कंटेम्प्ट को डिटरमिन कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के 7 जजेस ने कि दिस इज अ कंटेम्प्ट हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय ऑल मींस। और उसके अंदर सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के ऊपर रेड विद आर्टिकल 204। अगर इस बंदूक से दूसरी गोली भी निकल गई और दूसरा वजीर आजम भी घर चला गया तो क्या ये मुल्क मुतहम्मिल होगा इसका? क्योंकि बहुत से लोगों का ये कहना है कि दूसरे वजीर आजम को घर जाते शायद बर्दाश्त ना करे कौम। देखिए, इसका तो मतलब ये है कि हम लोग कहीं सिस्टम के अंदर कोई खौफ ज़दा हो जाए, ये नहीं। सिस्टम तो है और ख़ास तौर पे लॉ भी है, कॉन्स्टिट्यूशन भी है, इम्प्लीमेंटेशन की जो एक एक्सरसाइज है वो भी हो रही है और गुज़श्ता 2.5 साल से ये इम्प्लीमेंटेशन की एक्सरसाइज हो रही है। इसके ऊपर क्यों इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही? कसूरवार कौन है? कसूरवार तो आई थिंक दिस इज द क्लियर कट सिचुएशन कि गवर्नमेंट, हु इज द गवर्नमेंट ऑफ द डे, जिन्होंने रेट ऑफ द गवर्नमेंट कायम करनी है। देखिए, हर गवर्नमेंट जो होती है वो कहते हैं कि रेट ऑफ द गवर्नमेंट हो, और रेट ऑफ द गवर्नमेंट कब होती है? जब इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजंस हो। अगर सपोजिंग तो बस पीपल्स पार्टी नहीं है, इत्तेहादी फैसलों पे अमल दरामद नहीं करते तो रेट ऑफ द गवर्नमेंट भी हम नहीं समझते। हम तो समझते हैं कि ये तो फिर बिगाड़ है ना बहुत ज्यादा बुनियादी। अगर उसको ही आप खुद तूल दे रहे हैं कि हम कहते हैं कि जी लिखना ही नहीं है खत लिखने के मुंदरजात क्या होंगे वो तो बात की बात है कि आपने उसका नाम लिखना है प्रेसिडेंट का कि नहीं लिखना। आपने सिंपली ये सिंपलिसिटर लिखना है कि ओके रिवाइव द प्रोसीडिंग्स व्हिच वर अर्लियर स्टार्टेड इन द ईयर 2007 या अदरवाइज। तो ये तो डिफरेंट चीज़ है। अब तो ये है कि ये जो आज तो तारीख मिली है, इल्तवा जो गया लिया है उन्होंने, मैं नहीं समझता कि ये कोई इतनी बड़ी बात है। इल्तवा तो होना था आज, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इल्तवा के बाद क्या नताइज आएंगे, विच आई एक्सपेक्ट के अगेन दे विल सी another adjournment। तो आपको लग रहा है 22 दिनों में कोई तब्दीली नहीं आने वाली? Absolutely not। हाँ, अच्छा, मगर देखिए आज भी 2 बार वजीर आजम ने अदालत में खड़े होकर कहा कि मुझे मुशावरत की इजाज़त दी जाए इत्तेहादियों के साथ। बार बार ये बात की, काबीना का भी जिक्र किया, इत्तेहादियों का भी जिक्र किया, मुशावरत का जिक्र किया। हाजी साहब, आपसे जानना चाहूँगी कौन से इत्तेहादी के मौक़िफ़ में लचक आई है या तब्दीली आई है जो मुशावरत की बात हो रही है? मुशावरत तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने भी काबीना से की थी, उसका भी फैसला हमें याद है। अब कल रात को भी ऐवान सदर में सब मौजूद थे। देखें, कल जो मीटिंग हमारी हुई थी, जो मशावरत हुई थी, वो इस बात पर थी कि जनाब
वज़ीर आज़म साहब अदालत जाएं कि न जाएं, सबकी अक्सरियती राय थी और उसको सब ने मान लिया कि वज़ीर आज़म साहब कल अदालत जाएंगे। अब मज़ीद मशावत होगी कि ये आया, देखिए खाली हमसे नहीं होगी, इत्तेहादियों से, काबीना से भी होगी, अपने वो कानूनी माहिरीन से भी वो अपनी मशावत करेंगे और ये उनका हक है। अभी आपके चैनल पे चल रहा था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि जनाब इन्होंने तारीख ले ली, तारीखों पे तारीख, तो क्या हम तारीख लेने के बजाय सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर दें? वो सजेस्ट कर रहे हैं कि भाई तारीख मत मांगो, वकील को मत भेजो, खुद जाकर रिक्वेस्ट ना करो कि जी हमें तारीख दें। हम ऐसा करें कि साथ एक फौज ले जाएं और सुप्रीम कोर्ट पे माजी की रवायत के मुताबिक हमला कर दें। कायरा साहब ने आज ये भी कहा हाजी साहब के मुशावरत जितनी तवील होगी नतायज उतने ही अच्छे निकलेंगे। नतायज मुख्तलिफ कैसे निकलेंगे? जितनी मुशावरत चली आ रही है पिछले ये बताएं कि कुछ अरसे से वो तो एक ही बात हो रही है कि कितने केसेस पेंडिंग है, मुझे बताइए ना। कंटेम ऑफ वो मलक रियाज का केस किधर चला गया? कंटेम ऑफ कोर्ट के कितने केस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है? हमें बताइए ना। फैसल आबिदी साहब जो आपके चैनल पे, दूसरे चैनल पे जो फरमा रहे हैं, वो उनको क्यों नहीं बुलाया जाता है सुप्रीम कोर्ट में? वो तो खुद कहते हैं मुझे सुप्रीम कोर्ट बुलाए। और खाली तो पॉइंट मुल्क की इक़्तिसादियात का बेड़ा गर्क हो चुका है, मुल्क का समाजी और सियासी ढांचे को नुकसान पहुंच चुका है। आपकी हुकूमत और आपकी कारकर्दगी की वजह से नहीं है, ये आप कह रहे हैं अदालत की वजह से है। कल मैं हिंदुस्तान से आया हूँ, सुने, कल हिंदुस्तान से आया हूँ, पता नहीं आपके अखबारात में आया कि नहीं आया। कल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि जजों का ये काम नहीं है कि हुकूमत चलाएं, और जज वो ऑर्डर न करें जो गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट के जो अफसरान हैं उस पर अमल दरामद नहीं कर सके। तो हमारे यहाँ तो अफसर बदल दिए जाते हैं। मगर हाजी साहब जी जरूर रिस्पॉन्ड कीजिए, मगर हाजी साहब मसला ये है कि अगर आप गवर्नेंस इतनी बेहतरीन कर ले पीपल्स पार्टी अपने इत्तेहादियों के साथ, तो शायद किसी और को मौका ही ना दिया जाए ना, वो वैक्यूम ही ना क्रिएट हो कि ना फौज की मुदाखलत करे, ना कोई जज बैठ के कुछ कहे। आप बीबी तो कौन करेगा फिर जनाब, जब करप्शन भी अरूज पर हो? और ना सुप्रीम कोर्ट करे, मुल्क के अवाम करेंगे। जब इलेक्शन होगा वो साबित करेंगे अपने गलतियां की हैं, उसकी सजा हमें मिलेगी। और अगर हमने गलतियां नहीं की हैं तो ये जजों को मैं क्यों इख्तियार दूं कि वो फैसला करें कि अच्छी गवर्नेंस है कि बुरी है। और इसी तरह मीडिया का भी ये इख्तियार नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान के 18-20 करोड़ अवाम का ये इख्तियार है। जस्टिस, मैं आपसे भी पूछती हूँ, आप जवाब दीजिए। जस्टिस साहब, क्या जज अपनी हदूद से बाहर जा रहे हैं? जी आप मुझसे पूछ रही हैं? आप मुझसे पूछ रही हैं? नहीं हाजी साहब, मुझे पता है आपका जवाब क्या है, मैं जस्टिस सईद-उज़्ज़मान सिद्दीकी साहब से पूछ रही हूँ। अच्छा जी, जजेस तो अपनी बिल्कुल लिमिट के अंदर रह के, बल्कि उन्होंने बहुत ज़्यादा अकोमोडेट किया इन लोगों को। इससे पहले वाले वज़ीर आज़म को भी इतना टाइम दिया और इनको भी टाइम दिया जा रहा है। तो मैं समझता ही हूँ कि अदालतें तो बड़ा तहम्मुल का मुजाहरा कर रही हैं, इनको भी उसी तरह से रिस्पॉन्स करना चाहिए जिस तरह से अदालतें कर रही हैं। तो इस मामले को सुलझाने के लिए तो ये खुद ही पेशरफ्त कर सकते हैं। जहाँ तक कि अदालतों का मामला है, उनका तो मामला बिल्कुल सेटल्ड है। एक उनके पास एक नज़ीर मौजूद है, इनसे पहले वज़ीर आज़म को हुक्म दिया गया था, उन्होंने वो कैरी आउट नहीं किया, तो उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में सज़ा दे दी गई और डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो मौजूदा वज़ीर आज़म अगर वही रवैया अख्तियार करते हैं, वो भी यही कहते हैं कि मैं ख़त नहीं लिखूँगा, तो इसमें कोई डिफरेंट फैसला आने की उम्मीद आप न रखें। नहीं, आपने उनका इशारा देखा जो ट्रांसफर पोस्टिंग के इशारे हैं और वो मुदाखलत है, उसका जिक्र हाजी साहब कर रहे थे कि ये काम नहीं है एक और इदारे का, ये काम हुकूमत का, ये उसे छोड़ दिया जाए अपने हाल पे। जी ये तो इनकी राय है ना। अच्छा जी, अदालतों को बंद कराने की अदालतों की जरूरत नहीं है। फिर आप जो चाहें फैसले करते रहें और आप ये कहें कि जो हमने फैसला कर दिया है वही माना जाएगा, तो अदालतें किस लिए मौजूद हैं? अदालतें इसलिए मौजूद हैं कि वो देखें कि इदारे अपने हुदूद के अंदर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये असेंबली बनी हुई है, ये असेंबली जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बनी हुई है, उसके अपने इख्तियारात जो हैं वो महदूद हैं। एक तो ऐसे लामहदूद इख्तियारात तो किसी के पास भी नहीं है, बिल्कुल किसी भी इदारे के पास लामहदूद इख्तियारात नहीं है जी। जो इदारे मुल्क के अंदर मौजूद हैं वो उनके पैरामीटर्स मौजूद हैं कि उसके उन पैरामीटर्स के अंदर काम करेंगे, और अगर वो नहीं करेंगे तो उसको करेक्शन करने के लिए, उनको हुदूद में रखने के लिए एक ही इदारा है जिसको हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। और जब तक ये इदारा मौजूद है उस वक्त तक तो वो यकीनन
उनके हदूद मुकर्रर करता रहेगा, उसको इंटरप्रेटिव भी जी करेगा। गोंदल साहब, आपकी जानिब भी आ रही हूँ, मुझे ये बताइए, एक तो हदूद का तयन करने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, करप्शन कर्टेल करने के लिए भी मौजूद है, मगर आज वजीर आजम राजा परवेज अशरफ ने 4 से 6 हफ्ते की जब मोहलत मांगी तो उन्होंने बेहतर हल की बात की। वंस एंड फॉर ऑल समझा दीजिए। जी बताइए, ये बेहतर हल क्या है, इससे क्या मुराद है? पहली रिक्वेस्ट ये है कि मुझे सईद उस्मान सिद्दीकी साहब के स्टेटस का आगाह किया जाए कि क्या ये एनालिस्ट के तौर पे बैठे हैं, क्या ये ज्यूरिस्ट के तौर पे बैठे हैं, या मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और इनका जो माजी है, अभी इन्होंने मुस्लिम लीग नून के टिकट पे इलेक्शन लड़ा, उसके बाद इनका जो क्वेटा में बैठकर रफीक तारड़ के साथ डील हुई थी वो हमारे सामने है। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों का तारीख है उस पर भी हम पूरी तरह वाकिफ हैं। ये जो हमें दरस दे रहे हैं कानून का, आइन का, अगर ये उस वक्त ये अपने आप पे लागू करते तो आज हम इनकी बात बड़े इत्मीनान से सुनते और उस पर अमल दरामद करने की भी कोशिश करते। तो मेरे पहली बात, मुझे आपसे शिकायत है, एक जमात के 2 दोस्तों को आपने बिठाया हुआ है और मुझे अकेले को रिस्पॉन्ड करना है 3 बातों का। गोंदल साहब सिद्दीकी साहब ज्यूरिस्ट हैं। एक सिद्दीकी साहब, मेरी बात मुकम्मल होने दें प्लीज। सिद्दीकी साहब ज्यूरिस्ट हैं, मुकम्मल होने दें। आई एम रिप्रेजेंटिंग पीएमएलएन। ज्यूरिस्ट होना और आपको ज्यादा वक्त हम दे रहे हैं। पार्टीजन होना आपको इसलिए हम वक्त दे रहे हैं कि आप एक्यूज्ड हैं। आप मेरी बात सुन ले। अक्यूज मैं बताता हूँ आपको, प्लीज। अगर आप एक्यूज ना हो तो हम वक्त ना दें और आपको अदालत उज़्मा बारी पे मुझे आप मेरी अपनी बारी पे मुझे जो मर्जी है कहें, मेरी बात सुन ले प्लीज। अदालत उज़्मा भी आपको वक्त दे रही है इसलिए कि आप एक्यूज हैं। प्लीज आप अदालत की बात बाद में करें, मेरी बात तो सुन लें। जी सुनाएं आप। फरमाते हैं वक्त पे वक्त दिया जा रहा है, वक्त पे वक्त दिया जा रहा है। तो मैं इस प्रोग्राम के वसाते से पूछता हूं कि क्या बैंक डिफॉल्टर केस जो नैब में है, क्या उसमें हाई कोर्ट ने स्टे किया हुआ है? और उसमें आपके शेख साहब वकील हैं जो लहरा लहरा कर कहते हैं कि मेरी पार्टी को समन क्यों किया गया। दूसरा हुदैबिया पेपर का केस अदालती, क्या पेंडिंग आप है? आप अगर अदालती तवारीख ले रहे हैं, प्लीज सुन ले भुट्टा साहब, प्लीज सुन ले। आप अगर इल्तवा ले रहे हैं तो किसी और को मना है इल्तवा लेने में। मेहरान केस भी, मेहरान केस, भुट्टा साहब प्लीज सुने, आप मेरे भाई हैं, सुने प्लीज। वही फार्मूला अगर आप अपने ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, उसका भी आप तारीखों पे तारीख ना दें। उसके बाद असर खां का केस है, उसकी भी तारीखों का गिला जरूर करें जिसमें आप लोगों ने पैसे तकसीम किए। आप बताएं कौन से कंटेम्प्ट केस के अंदर वो पूरी बातें कर लें फिर आप जवाब दे दें। मेरी बात है सुनने। आज दूसरा आपकी बात जज साहब ने फरमाया, ये साथ जवाब देना जरूरी है। पार्टी का नुमाइंदा आज तक किसी मैं सुनूंगा मेरे भाई, मैं सुनूंगा के अंदर आज तक इतनी इल्तवा नहीं दी गई। मैं सुनूंगा, सिविल केस नहीं है। उनकी बात पूरी हो जाए फिर आप जवाब दें। मैं वो भी बताता हूँ जो बाकी का उन्होंने एक रेफरेंस दिया है कि 7 जजों का फैसला है, ये आप 5 या 3 जज इसको कैसे तब्दील करेंगे। तो 7 जजों का फैसला था जिसको 3 जजों ने उससे मुख्तलिफ रूलिंग दी है। 7 के खिलाफ 3 जजों की, 7 जजों ने उसको रेफर किया केस, 3 जजों ने उसको डिस्क्वालीफाई किया प्राइम मिनिस्टर को। उसके बाद 16 जजों की एक कंटेम्प्ट कोर्ट जिन्हें हाजी अदीब साहब ने भी रेफरेंस दिया था, वो भी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, उसका भी फैसला करें। वो दैट वाज अ फ्रेश पिटीशन। तो दूसरा 7 जजेस का जो केस था, आप देखें ना साथ प्लीज मेरी बात सुन ले। को गड़बड़ ना करें। जूरिस्ट है, मैं कॉमन सेंस से बात कर रहा हूँ। आप बहुत बड़े जूरिस्ट, मैं मान रहा हूँ आपको, आप एक भी नहीं है, आपको पहले मान रहे हैं। 2 जूरिस्ट हैं, 2 जूरिस्ट हैं, प्लीज सुन लें। उनको तीसरी बात, ये क्या तरीका है कि उनकी बात में मुदाखलत की जा रही है? हाजी साहब आपने बहुत बात कर ली है, मैंने अभी आपकी बात का जवाब देना है। हाजी साहब चले जाते हैं, बाकी आप बोले हाजी साहब ने अपनी बारी पे बोले। हाजी साहब तड़िया ना लगाएं, आप बात कर ली आपने। चले वो जवाब दे दें। आपने माना नहीं है, सुप्रीम कोर्ट प्लीज आपने पूरी बात की, आप हौसला रखें ना। अपना वक्त जी अपना वक्त इस प्रोग्राम के लिए लेकर आए प्लीज। एक सेकंड गोंदल साहब बात कंप्लीट कीजिए। मैं मेरी बात, अभी हाजी साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात की है कि कोर्टों का काम हुकूमत चलाना नहीं है। क्या कोर्टों का काम प्रमोशन रोकना या प्रमोशन करना है? और दूसरा डिस्क्रिमिनेशन मैं नहीं कहता, पब्लिक पूछती है हमसे कि क्या एनसी वो जो केस है अपना मुनसलाई का केस, क्या उसमें जो तफ्तीशी था उसको किसने रोका? कोर्ट ने रोका, कहा कि ये यही रोका, कोर्ट ने कहा यही अफसर करेगा।
फिर दूसरा जो जफर कुरैशी वाला केस था वही करेगा, खोसे वाला केस वही करेगा, वो जो गिलगित का आईजी था जिसको सस्पेंड किया गया, क्यों किया गया? और जब अरसलान का केस आता है तो कहते हैं कि ये अफसर बायस्ड है, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन रोक दी जाती है। तो जब अदालतें इस किस्म के फैसले करेंगी तो तनकीद होगी, क्रिटिसिज्म होगा। और जो कंटेम्प्ट अभी अपने बात कर रहे हैं आबदी की, आबदी को हमने यकीन आज भी प्राइम मिनिस्टर ने डायरेक्शन दिया है कि हम अपने दायरे का से बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन जब कोई सवाल होता है उसका जवाब देना पड़ता है। भुट्टा साहब मुझे इरिटेट करेंगे तो ज़ाहिर है मैं भी बात करूंगा, और अगर प्यार से कोई बात करेंगे मैं सुनूंगा भी सही। तो ये सारी चीज़ें वो हैं। और इन्होंने कंटेम्प्ट क्रिमिनल प्रोसीजर की बात की, मैं इनको याद दिलाना चाहूँगा कि यूसुफ रज़ाक गिलानी पे सिविल कंटेम्प्ट का चार्ज था। मैं जूरिस्ट नहीं हूँ, लेकिन ना क्रिमिनल चार्ज था, ना उसमें जुडिशियल चार्ज था, ना उसमें क्रिमिनल चार्ज था, क्रिमिनल कंटेम्प्ट का। अब तो तीनों चार्ज हो गए ना उनके खिलाफ, क्रिमिनल कंटेम्प्ट भी हो गई, जुडिशियल कंटेम्प्ट भी हो गई, पढ़ लें, और कंटेम्प्ट ऑन द फेस ऑफ कोर्ट भी हो गई। चार्ज पढ़ के बताएं आपसे मैं ये तो को नहीं करता। मगर अगर आप मुझे इजाजत दीजिए एक सेकंड गोंदल साहब और भुट्टा साहब एक सेकंड, अपने फैसले में, अपने तफसीली फैसले में भी अदालत ने बताया था कि अदालत का ये प्रोगेटिव है, ये हक है, अदालत अपनी डिस्क्रेशन पे इस बात का तयन कर सकती है कि अगर उसके खिलाफ या उसकी ऐसी कोई बात की गई हो जो उसके लिए डिसरिस्पेक्टफुल हो, अदालत की तौकीर में कमी लाए। एक छोटा सा वक्फा लेंगे गोंदल साहब, अगर आप इजाजत दीजिए, आप अपनी बात भी कंप्लीट कीजिएगा, भुट्टा साहब आपकी जानिब भी आएंगे। छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होते हैं आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। गोंदल साहब, आज राजा परवेज अशरफ साहब ने कहा कि ये शो कॉज नोटिस ले लिया जाए वापस क्योंकि चीन भी जाना है। मगर हमें तो याद है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब एक सज़ा याफ्ता वज़ीर आज़म की हैसियत से भी लंदन पहुंच गए थे। मुझे ये बता दीजिए प्लीज़, एक दफ़ा रोशनी डाल दीजिए कि ये दरमियाना रास्ता क्या है, ये 22 दिन में आप कौन सा ऐसा हल निकाल लेंगे? क्योंकि हमारे सामने सिंपल सा हल है जो जस्टिस साहब ने बताया, या तो ख़त लिखें या तो ना लिखें। सो ये दरमियाना रास्ता क्या है? तो मेरे जस्टिस साहब खोसा साहब की बात कर रही हैं, सिद्दीकी साहब की बात कर रही हैं? मैं सिद्दीकी साहब की कर रही हूँ। मैं आपको और डिफरेंट लोग भी कोट कर देती हूँ जनाब, अगर आपको नहीं, बाकियों को छोड़ें, सिद्दीकी साहब की मेरे सामने बात ना करें क्योंकि ये पार्टी है। मैं एक बात करना चाह रहा हूँ, सिद्दीकी साहब तो ज्यूरिस्ट हैं, पार्टी नहीं है, पार्टी मैं हूँ। आप दो हैं ना, दो। आई एम रिप्रेजेंटिंग पीएमएलएन। गोंदल साहब को कर रहे हैं। गोंदल साहब मेरी बात सुने, वो पहले दरमियाना रास्ता बता दे, दरमियाना रास्ता क्या है? गोंदल साहब, दरमियाना रास्ता क्या है? मेरी बात सुने, आप बात को आप बात रिपीट कर रहे हैं यार, और मैं देखिए यार मेरे भाई हैं, खुदा के लिए आपको क्या हो गया है? मैं आप अच्छे भले शरीफ आदमी हैं। मैं विद अपॉलॉजी, प्लीज मेरी बात सुने, भुट्टा नसीर भुट्टा मेरी बात सुने। विद अपॉलॉजी गोंदल साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं जल्दी खत्म कर देता हूँ, पब्लिक को आप कंफ्यूज ना करें प्लीज। चलिए कंफ्यूज ना करें, बताइए दरमियानी रास्ता क्या है? जी मैं एक बताना चाहता हूँ कि तारीखी तौर पे फजल चौधरी प्रेसिडेंट थे, जो सिर्फ पाकिस्तान पीपल पार्टी के प्रेसिडेंट थे, पीपल पार्टी ने उनको वोट किया था। उसके बाद रफ़ीक तारड़ प्रेसिडेंट थे, जिसको सिर्फ मुस्लिम लीग नून ने वोट किया था। उसके बाद मुशर्रफ प्रेसिडेंट आए थे, जिसको जुडिशरी ने वोट किया था या जिसको जुडिशरी ने सदर एक्सेप्ट किया था। ये जो मौजूदा प्रेसिडेंट हैं, ये पाकिस्तान के प्रेसिडेंट इस हवाले से हैं कि इसको पूरे मुल्क की तमाम जमातों ने वोट किया है और 2/3 अक्सरियत लेकर पूरे मुल्क में। इत्तेहादियों की बात मैं उसमें फजल अपना फजल वाला चौधरी ने वाला ये सदर नहीं किया, ये उस प्रेसिडेंट की बात है। तो सैयदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब थे ना कैंडिडेट, जमात है ना, आप कहते हैं तमाम जितने आपके मेंबर हैं उतने पंजाब के अपोजिशन के मेंबर हैं। वी स्ट्रांगली अपोज भाई, जितने आप हैं उतने हम हैं पंजाब में। मैं आपकी हैसियत सूबे की थी ना यार, पूरे मुल्क में तो नहीं थी ना। मतलब भाई बलूचिस्तान ने वोट दिया, पख्तूनख्वा ने वोट दिया, सिंध ने वोट दिया, पंजाब में 50% लोगों के असेंबली ने वोट दिया। मेरा पॉइंट ये है कि इसको एक इम्यूनिटी हासिल है, इसको इम्यूनिटी हासिल है। हम इसमें जूरिस्ट से मशवरा करके अपने एलाई से मशवरा करके, इस बात से तो कोई भी आर्ग्यू नहीं कर रहा ना गोंदल साहब, नोबडी इज आर्ग्यूइंग विद दैट। ये तो जस्टिस खोसा खुद कहते हैं कि हमारा सदर है, इम्यूनिटी की बात आएगी तो हम भी खत लिख देंगे। मेरी प्लीज सुन लेना, आपने हल पूछा, गोंदल साहब हल दे रहे, शायद खबर दे रहे हैं, कोई हल निकालें जो आइन के मुताबिक हो
जिसपे पूरी कौम मुत्तफिक खुदा हो, के लिए जिसपे कौम हमारे को प्रेसिडेंट बेवकूफ का ना ऑनर बनाया और वकार कायम रहे, जिसमें अदालतों का वकार कायम रहे, हम वो रास्ता इंशाल्लाह निकालेंगे। अच्छा, यानी कि अब बात भुट्टा साहब आप थोड़ा सब्र करें। गोंदल साहब आपने पब्लिक यानी कि अब बात शायद आपने पब्लिक को बेवकूफ बना लिया है, अब मजीद बेवकूफ बनाने की गुंजाइश नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, ये जो अभी आप बात कर रहे हैं रूलिंग्स की, बार बार आपने बात की। हाजी साहब मुझे इनकी हुकूमत है, हाजी साहब मुझे बात करने दें। मैं आपकी बात के दरमियान नहीं बोला। हाजी साहब आप बात खत्म कीजिए ना। आप हमारे लिए काबिले एहतराम है, खुदा के लिए मेरी बात सुने, नंबर पे बात करें। ये आपके साथ बैठने का तो आप भी तो वही बात कर रहे हैं ना, आप तो चुप करें ना। बैठे हैं इस स्टूडियो पे भी आपकी हुकूमत है। भाई साहब अब आप तो चुप करें ना, आपने तो वहां से कमंदे डाल दी है। अपनी बात खुद करें, मुझे आप जवाब भी तो देने दें। चले हाजी साहब वो जवाब खत्म कर रहे हैं। आप हमारे मोहतरम हैं, आप मुझे जवाब तो देने दें। बैठने का फायदा क्या है? देखिए मेरी बात सुने हाजी साहब, इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? बस एक मिनट, हम नजर साहब की बात हमने आपकी कड़वी कुसैली सुनी है ना। ये दरमियान में मुसलसल बोले जा रहे हैं। बुजुर्ग है, उनकी बात पहले सुन लेते हैं। भुट्टा साहब दूर बैठे हैं, बुजुर्ग हैं। एक सेकंड, हमने आपकी वो हाजी साहब जो मंतिक है वो भी सुनी है ना। हाजी साहब से पूछ लेते हैं ना। आपने सुनिए, जवाब देना आपके पास। हाजी साहब आपके पास जवाब तो नहीं, सिर्फ मुदाखलत है। हाजी साहब आपके पास हल क्या है? आपकी मंतिक हमने सुनी है ना, अब हमें भी तो सुने ना। हाजी साहब आपके पास हल क्या है? सुनिए तो आप किसी दूसरे की बातों में मुदाखलत क्यों करते हैं? हाजी साहब चाहिए अपने नंबर पे बात करें। मैं अपने नंबर पे बात कर रहा हूँ ना। ये तो नहीं है कि आपके साथ क्योंकि लाहौर में बैठे हुए हैं और लाहौर में इनकी हुकूमत है। लाहौर तो सबका शहर है, लाहौर तो आपसे प्यार करते हैं सब लोगों से। लाहौर का तो दिल बहुत बड़ा है। प्यार करते हैं जी, वहाँ बैठ के मैं बात, हमें न बात लाहौर ये तो मेजबान है हमेशा। अगर आप मुझे इजाजत देंगे, लाहौर ने तो हमेशा कुर्बानी दी है लाहौर की हुकूमत को, मेजॉरिटी वाली हुकूमत को, ताकि नजर जो है ना उसका तख्ता उल्टा गया है। जस्ट वन सेकंड हाजी दिल लाहौर तो आज भी प्राइस पे कर रहे हैं। भुट्टा साहब जस्ट वन सेकंड, हाजी दिल साहब मुख्तसर बता दीजिए, क्योंकि हुकूमत से खत लिखने का कहा है, आपके पास क्या हल है? एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ ANP, आपको क्या लगता है ये खत लिख देना चाहिए? खामोश है तो मैं भी बताता हूं। जवाब दे दीजिए। देखिए, मैंने आपसे कहा कि ये नए वजीर आजम है, अपने इत्यादियों से बात करेंगे, अपनी काबीना से बात करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि एक ऐसा रास्ता इख्तियार किया जाए। वो रास्ता 13 जनवरी को या फरवरी के महीने में इलेक्शन भी हो सकता है, हम इलेक्शन का ऐलान कर भी सकते हैं और बाकी ये सारी चीजें मगर इलेक्शन तो हल नहीं है ना जनाब, फैसला तो अपनी जगह कायम है। हाजी साहब, इलेक्शन इज नॉट द सॉल्यूशन, फैसला तो अपनी जगह कायम है। फैसले को हमारे अटॉर्नी जनरल ने चैलेंज किया हुआ है। वो फैसला जो गिलानी साहब के नहीं, वो जुलाई 12 का ऑर्डर है ना, वो पेंडिंग है अभी, आपकी रिव्यू पिटीशन पेंडिंग है आपके जुरिस्ट माने के न माने। हमारे अटॉर्नी जनरल ने अदालत में ये कहा है पिछली समात पे कि वो फैसला आईन के खिलाफ है, आईन से बालातर है। उस फैसले को पाकिस्तान के हाजी साहब, मगर जिस रिव्यू पिटीशन का आप जिक्र कर रहे हैं जो पेंडिंग है, उसका तो हवाला भी नहीं दिया आज वजीर आजम ने। मुझे ये बता दीजिए कि आप इलेक्शन करूं, आप थोड़ा सा मेरी बात सुने, आप फर्क जरा महसूस करें। रिव्यू पिटीशन वो पिछले वजीर आजम की अपनी कैबिनेट थी, उसके अपने इत्यादी थे, वो करेंगे। अच्छा, बेहतर तरीका क्या है कि रजिस्ट्रार खत लिख दे, कोई और खत लिख दे? बिल्कुल नया मसला क्या है इधर? आप मसला क्या है? देखिए ना, अब आज तो बीबी की कब्र का ट्रायल की बात तो कोई कर ही नहीं रहा। मसला क्या है हाजी साहब? अदालत अपने रवैये में मजीद नरमी नहीं लाएगी तो फिर अदालत से यही कहा जाएगा कि पहले इस कॉन्स्टिट्यूशनल मसले का फैसला किया जाए कि वो फैसला जो है, जो उसके वजीर आजम के खिलाफ हुआ है, वो कॉन्स्टिट्यूशन से बालातर है, उस पर फैसला होगा, उस पर हम जाएंगे। मैं तो ये समझता हूँ कि हमें जाना चाहिए। वो मुझे ये बता दीजिए अगले 22 दिन में क्या होगा? काबीना ने फिर मिलकर, मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है हाजी साहब, प्लीज वन लाइन, 22 दिन में हाजी साहब क्या होने वाला है? जब से ये अदालत आजाद हुई है, ये चेन ऑफ कमांड के तहत फैसले करती है। आज तक कोई इख्तलाफी किसी जज ने फैसला करने की जरूरत ही नहीं की है। ये कैसी अदालतें हैं कि 7 जज एक जैसे फैसले करते हैं, 5 जज एक जैसे फैसले करते हैं, कोई 17 जज एक जैसे। देखिए हर जज के इंडिपेंडेंट फैसले नहीं आते। नहीं, वैसे पूरी दुनिया में तो पिछले 4 साल से यूनानिमस फैसले नहीं होते, जो कह रहे हैं। डिसेंटिंग जजमेंटें भी आती हैं, यूनानिमस फैसले भी आते हैं। हजारों फैसले हैं जो यूनानिमस हैं, हजारों फैसले हैं जो डिसेंटिंग जजमेंट हैं। वक्त आएगा कि लोग
लोग पूछेंगे एनआरओ के अंदर आके लोग पूछेंगे हुकूमत कहती है मैंने 50 लोगों की शहादतें दी हैं, मुस्लिम लीग का तो एक आदमी भी नहीं मरा। चलिए आने वाले दिनों में लोग क्या कहते हैं। शहीद हुए। बहुत बहुत हाजी साहब शुक्रिया। अगर आप आजादी के लिए 5 सेकंड है आपके पास। ये जो डिसेंटिंग की बात कर रहे हैं, अगर आके हुकूमत कहती है कि जी हम नहीं इसको अपोज करते और ये गैर कानूनी है, गैर आईनी है, ब्लैक लॉ है, आप इसको डिक्लेयर करें वॉइड एब इनिशो, और जब उसको वॉइड एब इनिशो डिक्लेयर कर देता है सुप्रीम कोर्ट, उसके ऊपर फिर इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया जाता? चलिए ये देखेंगे, अगले 22 दिन रह गए हैं और दरमियानी रास्ते की बात हो रही है। कौन सा दरमियानी रास्ता है, कौन सी लचक है जो सियासतदान अब दिखा सकता है मुल्क को बचाने के लिए इस क्राइसिस से, जो क्राइसिस हमें बढ़ता चला नजर आ रहा है। कहा जा रहा है ये वजीर आजम ज्यादा सियाना है, कितना सियाना है अगले 22 दिन में मालूम हो जाएगा। मेहर बुखारी को इजाजत दीजिए, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।